गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लिमिट के बारे में दोबारा देखते हैं। आप में से कईयों ने पूछा है कि हमें यह समझ नहीं आया, इसलिए आज इसको दोबारा करते हैं। हालांकि पिछले लेक्चर्स में है कि लिमिट x हमारी सीक्वेंस है xn। हम कहते हैं कि इसकी लिमिट l होती है यदि एप्सिलॉन हर पॉजिटिव नंबर के लिए फॉर एवरी पॉजिटिव नंबर, हर पॉजिटिव नंबर के लिए कोई ना कोई हमको पॉजिटिव नंबर ऐसा मिलता है, कि जिसके लिए क्या होता है xn, जिसके लिए xn माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n। ये हम कहते हैं कि हमारी सीक्वेंस की लिमिट l है, ऐसा भी लिख देते हैं इसको, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी xn इज l। तो इस सीक्वेंस की लिमिट l कब होगी? जब यह वाली बात होगी xn माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन कौन सा है? कोई भी पॉजिटिव नंबर है, या दूसरे शब्दों में कहें तो हर पॉजिटिव नंबर के लिए हमको कोई ना कोई n मिलना चाहिए, कि जिसके लिए यह वाली बात होती है। वैसे इसका क्या मतलब हम जानते ही हैं, मॉड x की डेफिनेशन। मॉड x क्या होता है कि या तो x होता है या माइनस x होता है। कब? when x is greater than equal to 0, when x is less than 0, है ना। जैसे मॉड 2 0 से बड़ा है, इसलिए इट इज 2। मॉड ऑफ -2, यहाँ पे -2 क्या है? 0 से छोटा, x 0 से छोटा। तो कैसे डिफाइन करते हैं? दिस इज इक्वल टू माइनस x क्या है यहाँ पर? -2, दिस इज 2, तो ये 2 होता है। हम जानते हैं कि मॉडुलस वैल्यू जो है किसी भी, ये जो मॉडुलस वैल्यू है, मॉड वाली जो वैल्यू है, वह हमेशा पॉजिटिव होती है ना। फिर ये रहा हमारे पास, जैसे हमारे पास लिखा है x माइनस a इज लेस देन l। इसका क्या मतलब है? ये इनइक्वालिटी जो है वो क्या है, क्या मतलब बताती है हमको कि आइदर मॉड की डेफिनेशन लगाएं इज x और माइनस x, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मॉड ऑफ x माइनस a, इट इज आइदर मॉड ऑफ x माइनस a। का मतलब क्या हुआ कि या तो ये x माइनस a है या ये माइनस ऑफ x माइनस a है। जब x माइनस a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x माइनस a इज लेस देन 0, है ना। तो इसलिए मॉड ऑफ x माइनस a क्या हो गया? x माइनस a इज लेस देन l, या माइनस ऑफ x माइनस a इज लेस देन l, है ना। तो अब इससे क्या पता चला हमें कि x कैसा होगा? x शुड बी लेस देन a प्लस l, और इससे माइनस ऑफ दिस इज लेस देन 3। व्हाट डज इट मीन? x माइनस a कैसा होगा? इज ग्रेटर देन माइनस l, है ना। या अगर कहें तो x इज ग्रेटर देन a माइनस l। तो इससे क्या पता चला कि ये a माइनस l जो है वह x से छोटा है। a माइनस l इज लेस देन x, और x क्या है? x इज लेस देन a प्लस l, x इज लेस देन a प्लस l। तो ये जो इनइक्वालिटी हमारे पास लिखी है, मॉड ऑफ x माइनस a इज लेस देन l, को हम क्या लिख सकते हैं? a माइनस l इज लेस देन x इज लेस देन a प्लस l, है ना। चलिए अब इधर देखें, हम कहते हैं कि ये रहा हमारे पास मॉड ऑफ xn माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे तो हम ऐसा भी लिख देते हैं
कि L माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन xn इज लेस देन L प्लस एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है? कोई भी पॉजिटिव नंबर है। हर पॉजिटिव नंबर के लिए कोई n होगा जिसके लिए ये वाली बात आती है। चलिए एग्जांपल से देखते हैं तो उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पहले भी ये लिया था, आज फिर इस एग्जांपल को कंसिडर करते हैं कि चलिए इस सीक्वेंस को कंसिडर करते हैं। यह जो सीक्वेंस है xn, जानते ही हैं इस xn का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस की nth टर्म 1/n। तो अब यहाँ पे हम कहते हैं कि हमारी सीक्वेंस की जो लिमिट है वह L होगी। कब? जब n बढ़ता जाएगा। तो अब हम इसमें देखते हैं जब n की वैल्यू 1 है, x1, x2, x3, x10, x100, x1000, ऐसे ऐसे चलती जाएगी टर्म्स, है ना। तो x1 1/1, x2 1/2, x3 1/3, x10 1/10, x100 1/100, x1000 1/1000। अगर कहें तो 1, 0.5, 0.33, 0.1, 0.01, 0.001। तो हम क्या देखते हैं, जैसे जैसे ये किस तरफ बढ़ रहा है, ये रही हमारा 1, ये रहा 0, ये हमारी नंबर एक्स एक्सिस है, नंबर लाइन है। तो 1 से शुरू होती है, फिर 0.5, 0.5, 0.3, 0.1, 0.01, 0.001। ये सीक्वेंस की टर्म्स किस ओर बढ़ रही हैं? हम देखते हैं इस ओर बढ़ रही हैं। फिर साथ में हम देखते हैं कि अगर n धन संख्या हो, n धन संख्या, n पॉजिटिव नंबर हो, तो 1/n कैसा होगा? यह भी पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब सीक्वेंस जो है वह, सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं वह 0 से इधर ही रहेंगी। तो पर लेकिन अगर हम इसकी टर्म्स के बारे में बात करें, ये सीक्वेंस की टर्म्स किस ओर बढ़ रही हैं, तो हम देखते हैं कि किस ओर बढ़ रही है सीक्वेंस, यह 0 की ओर बढ़ रही है। तो इससे हम क्या गैस करते हैं? गैस कर रहे हैं कि हमारी जो सीक्वेंस है वह, उसकी जो लिमिट होगी 0 होगी। यहाँ पे L 0 है। जैसे जैसे n बड़ा होता जा रहा है वैसे वैसे सीक्वेंस 0 की ओर बढ़ रही है। अब ये तो हमने गैस किया। अब देखते हैं कि क्या वास्तव में ये वाली बात हो रही है क्या। तो लिमिट की डेफिनेशन लगाएं। ऊपर हमने लिमिट की डेफिनेशन क्या लिखी थी? xn माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n। n क्या है? कोई नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। यहाँ पे हमने पॉजिटिव नेचुरल नंबर लिए, प्राकृतिक संख्या ली है कि हर कौन से एप्सिलॉन के लिए? हर पॉजिटिव नंबर के लिए कोई n होगा जिसके लिए ये वाली बात होगी, है ना। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर xn माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन। हमें क्या चाहिए? हम कह रहे हैं कि हर पॉजिटिव नंबर के लिए, हर पॉजिटिव नंबर के लिए कोई n होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं xn माइनस 0 क्या होगा? xn माइनस 0, xn माइनस 0 क्या होगा? xn क्या है? 1/n। 1/n तो आपने कहा पॉजिटिव होता है हमेशा, तो मॉड पॉजिटिव नंबर का क्या होता है? 1/n ही। आप कहते हो कि दिस इज लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। 1/n एप्सिलॉन से छोटा होगा तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ से लेस देन एप्सिलॉन, तो इसका मतलब क्या हुआ? n इससे, n शुड बी ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन, है ना। कि अगर n
इस 1/ε से बड़ा ले लो, तो ये n। चलिए और पर्टिकुलर इसको वैल्यू देते हैं तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। कि चलिए जैसे हम एप्सिलॉन को मान लेते हैं 2 है, एप्सिलॉन की वैल्यू 2 ले ली। ये एक विशेष वैल्यू है, एक विशेष मान है। हम कह रहे हैं कि कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा, यहाँ हम एक विशेष मान लेके n की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं कि ये n क्या होगा। ये n क्या है, तो n शुड बी ग्रेटर देन 1/2। दिस इज इक्वल टू 0.5। कहने का मतलब क्या हुआ, आप n को टेक n इक्वल टू 1 ले लो। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, n जो है वह इससे बड़ा होना चाहिए 0.5 से, तो n की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं। तो इससे हमारे पास क्या आता है, xn xn हम कहते हैं ये xn, ये वाली बात हमारी सही होनी चाहिए। xn minus 0 should be less than 2 for all n greater than equal to, for all n greater than equal to 1। कि n 1 या उससे हर बड़े नंबर के लिए वाली बात सही है। तो x यहाँ पे इससे अब क्या बना हमारे पास, x1, n की वैल्यू इससे बड़े हर बड़े नंबर के लिए ये वाली बात हमारे पास सही है। तो x1 क्या सही है क्या, n की वैल्यू 1 के लिए क्या है, ये x1 1 है, 1 है, 1 इज लेस देन 2, सही है। और देखो इसके बाद दूसरी टर्म n की वैल्यू 2 के लिए x2 इज 1/2, या अगर कहो तो 1/2 इज लेस देन 2 इज ट्रू, सही है। तो हमने क्या देखा कि अगर हम एप्सिलॉन का कोई निश्चित मान कर देते हैं, एप्सिलॉन को फिक्स कर देते हैं, कोई निश्चित कर देते हैं, जैसे यहाँ पर 2, हमने इसकी वैल्यू 2 रख दी, तो हमारे पास यह n हमको मिल गया। और देखें कि भाई एप्सिलॉन में कुछ और मान रखते हैं। चलिए एप्सिलॉन को हमने 10 रख दिया, तो आप कहते हो कि n जो है वह इससे बड़ा होना चाहिए 1/10 या 0.1 से बड़ा होना चाहिए। तो n अगर इससे बड़ा होगा तो कहने का मतलब क्या हुआ, हम n को क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, है ना। वैसे ये लिखा 1 n शुड बी ग्रेटर देन 1/n, n शुड बी ग्रेटर देन n। इससे हमको और क्या पता चलता है, और क्या कह सकते हैं, 1/n, और इस 1/n में क्या रिलेशन है, इस n ग्रेटर देन n, इस n इज ग्रेटर देन n। तो इससे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, तो 1/n और 1/n में क्या रिलेशन है, अगर n इससे बड़ा है या बराबर है तो 1/n इससे छोटा होगा, है ना। तो ये हमारे पास हम इस तरह इसकी n की वैल्यू निकाल सकते हैं। n आप कहते हो कि ये जो n है, n शुड बी ग्रेटर देन n, और n को हम 1 ले लेते हैं। अब जैसे ये रहा हमारे पास, हम यहाँ पे भी चाहें तो यहाँ से भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास वैल्यू आई 1/n। 1/n क्या है, इज लेस देन इक्वल टू 1/n। और अगर मैं इसको एप्सिलॉन से छोटा ले लूं,
अगर मैं इसको एप्सिलॉन से छोटा ले लूं तब क्या होता है? अब क्या होता है? n शुड बी ग्रेटर देन 1 बाई एप्सिलॉन। तो जैसे एप्सिलॉन को यहाँ पे हमने एप्सिलॉन को 10 लिया, तो यहाँ पे ये क्या बन गया? 1 बाई 10.1। तो n इससे बड़ा होना चाहिए। हम नेचुरल नंबर ले रहे हैं तो नेचुरली n 1 हो जाएगा, है ना। और देखें एप्सिलॉन को कुछ और दे देते हैं वैल्यू, 100 लिख देते हैं। चलिए, तो हमने क्या पाया? 1 बाई n, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, ये रहा हमारे पास रिलेशन आ रहा है। 1 बाई n इज लेस देन 1 बाई n इज लेस देन एप्सिलॉन। अब हम यहाँ ना लेके हम इसके यहाँ से लें, 1 बाई n इज लेस देन इक्वल टू 1 बाई n इज लेस देन एप्सिलॉन। तो इस 1 बाई n और एप्सिलॉन में क्या रिलेशन आया? n शुड बी ग्रेटर देन 1 बाई एप्सिलॉन। तो अगर एप्सिलॉन की वैल्यू 1 बाई 100 है तो ये क्या आ गया? 0.01। तो n इस केस में भी क्या आ गया? n इस केस में भी क्या आ जाता है हमारे पास? 1 आ जाता है। एप्सिलॉन की वैल्यू छोटी लें, छोटे में फर्क पड़ता है। n की वैल्यू आपको फर्क दिखेगी। एप्सिलॉन की वैल्यू अगर 0.01 लेता हूँ तो आप कहते हो कि n इज ग्रेटर देन 1 बाई एप्सिलॉन। तो n इज ग्रेटर देन 1 बाई एप्सिलॉन, या अगर कहो तो 0.01, या अगर कहें तो 100। तो n 100 से बड़ा होना चाहिए। कहने का मतलब क्या हो गया? n को हम 101 ले सकते हैं। तो इससे क्या मिल रहा है हमको? हमको ये मिल रहा है कि xn माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n कहते हो, और n यहाँ पर क्या है? 101 है। यहाँ पर एप्सिलॉन कोई भी नई वैल्यू है, यहाँ पर एप्सिलॉन का एक निश्चित मान है और वह क्या है? 0.01, है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ? अगर मैं एप्सिलॉन का कोई निश्चित मान कर देता हूँ ये 0.01, तो मुझे n का भी कोई निश्चित मान मिल जाता है, 101 मिल जाता है। एप्सिलॉन को मैं कुछ और कर दूँ, 0.001 कर दूँ, तो आप पाओगे कि n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू n, है ना। कि जैसे n आप कहते हो इज ग्रेटर देन 1 बाई एप्सिलॉन, यहाँ पे 1 बाई एप्सिलॉन क्या है? 0.001, या अगर 0.001 क्या होता है? 1 बाई दिस 1000। तो n 1000 से बड़ा होगा तो यह वाली बात सही होगी, अर्थात n की वैल्यू क्या लें? 1001। तो n, तो इससे क्या पता चला हमको? ये क्या कह रहे हैं हम कि ये जैसे हमने ये वाली वैल्यू ले ली 101, तो आप क्या कह रहे हो कि xn माइनस 0 इज लेस देन 0.01। कब? when n is greater than equal to 101, when n is greater than equal to 101। तो इससे क्या मिला हमको कि हम क्या कह रहे हैं इसको कि भाई x 101 जो होगी वह इससे छोटी होगी, x 102 जो होगा वह इससे छोटा होगा। कहने का मतलब जो भी इसके बाद जो भी हमको टर्म मिल रही है वह सब इससे छोटी होगी। तो एप्सिलॉन को मैं जब निश्चित मान कर देता हूँ तो मुझे इस n का भी एक निश्चित मान मिल जाता है। मुझे लगता है कि अब ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमने एक थ्योरम करी थी कि थ्योरम में कहता है कि दिखाओ कन्वर्जेंट सीक्वेंस आर बाउंडेड। कन्वर्जेंट को क्या कहते हैं? अभिसारी, और बाउंडेड को परिबद्ध। पहले वाले उसमें मैंने वैसे डिफाइन किया है। कन्वर्जेंट, अगर सीक्वेंस की लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी xn कोई निश्चित संख्या होती है l, तो हम कहते हैं कि सीक्वेंस अभिसारी है, सीक्वेंस xn अभिसारी है, सीक्वेंस xn कन्वर्जेंट है।
कन्वर्जेंट है। किसको कन्वर्जेंट है, किसको अभिसरित है, तथा L को अभिसरित है, L को अभिसरित है, या इट कन्वर्जेस टू L, है ना। परिबद्ध बाउंडेड की क्या डेफिनेशन है, बाउंडेड की क्या डेफिनेशन है कि सीक्वेंस बाउंडेड होगी यदि उसकी प्रत्येक टर्म किसी संख्या से छोटी या बराबर और किसी से बड़ी, मतलब उस सीक्वेंस की हर टर्म, उस सीक्वेंस की हर टर्म किसी न किसी संख्याओं के किसी से बड़ी होगी, किसी से छोटी होगी, है ना। इसी वाली बात को आपको जब पीछे देखा होगा डेफिनेशन, अन्यथा देखिएगा पिछले वाले वीडियो में, उसमें डिफाइन करा हुआ है कि सीक्वेंस बाउंडेड कब कहलाती है कि जब मॉड ऑफ xn इज लेस देन इक्वल टू l, लेस देन भी हो सकता है। और इस वाली बात को अभी हमने ऊपर देखा था, इस वाली बात को ऐसा भी लिख देते हैं, माइनस ऑफ xn इज लेस देन xn इज लेस देन n। तो सीक्वेंस की कौन से n के लिए, हर n के लिए ऐसी वाली बात हो तो सीक्वेंस को कहते हैं कन्वर्जेंट। यहाँ पे हमको दिखाना है कि हमारी सीक्वेंस जो है वो हमें दिखाना है कि जो हमारी जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है वह बाउंडेड है। इसके लिए हमको, तो चलिए मान लेते हैं कि लेट सीक्वेंस xn इज कन्वर्जेंट, कि माना ये अभिसारी अनुक्रम है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और इसकी लिमिट xn l है। तो इससे हमको क्या पता चला, इस लिमिट की डेफिनेशन को लगाएं कि हर एप्सिलॉन के लिए, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट सम n, कि हर पॉजिटिव नंबर के लिए कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर हमको मिलेगा कि जिसके लिए क्या होता है xn माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n। अब यहाँ पर एप्सिलॉन कोई भी है तो इसके लिए हमको n मिल रहा है, पर लेकिन अगर मैं एप्सिलॉन को फिक्स कर दूं कि टेक एप्सिलॉन इक्वल टू 1, तो इससे क्या हो जाएगा, यह n भी निश्चित हो जाएगा। ऊपर आपने देखा ये एप्सिलॉन को मैंने एक निश्चित संख्या कर दी, तो इसके लिए मुझको एक n निश्चित मिल गया कि इससे बड़ा नंबर होगा तो उसके लिए यह वाली बात सही होगी। तो यहाँ भी यही वाली बात कर रहे हैं, कोई विशेष नहीं। टेक एप्सिलॉन देन देयर एग्जिस्ट n belonging to some n such that xn minus l is less than 1, कब, for all n greater than equal to n, है ना। या अगर अब हम इसको देखें तो अभी पहले बताया था इसका क्या मतलब है, दिस मीन्स xn किससे बड़ा है, xn किससे बड़ा है, l माइनस 1 से बड़ा है, किससे छोटा है, l प्लस 1 से छोटा है, कब, कौन से n के लिए, ऐसे n के लिए। तो अब हमको दिखाना है कि बाउंडेड है, तो अब ये रहा n, जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं n की वैल्यू 10 है, तो ये x10 x11 x12 x13 x10 x11 x12 ऐसे ऐसे ये सब टर्म तो इसके बीच में है। अब बाकी कौन सी बच गई, x1 से लेके x9 तक, है ना। अब यहाँ पे हमने 10 नहीं है, यहाँ तो हम जनरल लिखा है n, तो इसका मतलब xn प्लस 1, ये सब टर्म तो इसके बीच में है। अब बच कौन सी गई, x1, कौन सी बच गई, xn माइनस 1 तक की बच गई, ये बच गई। तो अब क्या करें कि इनका अधिकतम ले लेते हैं, लेट l बी मैक्सिमम ऑफ, ये इनका अधिकतम है किसका, x1 x2 xn माइनस 1 और बाकी किससे छोटी है सीक्वेंस की टर्म, l प्लस 1 से, l प्लस 1 से छोटी है, तो l इसका अधिकतम हो गया। तो इससे क्या पता चला, इस सारी सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं वो किससे छोटी हो गई, दिस मीन्स xn इज लेस देन या इक्वल टू भी हो सकता है l फॉर ऑल n, हो गया ना। ये रहा x10 x11 x12
अगर n को 10 दे दूं तो सारी टर्म्स जो है l-1 और l+1 के बराबर से बीच में है। अब कौन सी टर्म्स बच गई भाई, x1 से लेके x9 तक बच गई, तो वो क्या होंगी? तो अब इनमें से अगर इनका सबका अधिकतम ले लूं, ये x1, x2, x9 और ये किससे छोटी है? l-1 से छोटी है, l+1 से बड़ी छोटी है, तो ये सब l+1, तो इन सब का अगर मैक्सिमम ले लूं तो हम पाएंगे कि xn इज लेस देन इक्वल टू l। इसी प्रकार से अगर मिनिमम के बारे में बात करूं, फिर ये रहा xn+1, ये सब सीक्वेंट की टर्म किससे बड़ी है? l-1 से बड़ी है ना? ये सब टर्म्स किससे बड़ी है? l-1 से बड़ी है। अब बाकी कौन सी टर्म्स बच गई? x1, xn-1। तो अब इन सब का मिनिमम ले लूं तो चलिए कि बी मिनिमम ऑफ किसका? x1, x2, xn-1 और l-1 का। अगर इन सब का मिनिमम ले लेता हूं तो फिर मुझको क्या मिलता है? दिस इंप्लाई सीक्वेंस की सारी टर्म्स किससे बड़ी है? k से बड़ी है। कौन से n के लिए? कि भाई कौन से n के लिए? सारे n के लिए, और ऑल n। तो अब इन दोनों को जोड़ दें तो हम क्या पाते हैं? दिस मीन्स k इज लेस देन इक्वल टू xn इज लेस देन इक्वल टू l। कौन से n के लिए? हर n के लिए। सीक्वेंस की सारी टर्म्स किसी संख्या से बड़ी हैं, किसी से छोटी हैं, इसका मतलब सीक्वेंस xn इज बाउंडेड, कि ये बाउंडेड होती है। तो मुझे लगता है कि अब ये क्लियर हो गया होगा। हम कहते हैं कि लिमिट xn, सीक्वेंस की लिमिट l है, n टेंडिंग टू इंफिनिटी। इसको हम ऐसा भी डिनोट कर देते हैं xn टेंडिंग टू l, तो इसको क्या कह देते हैं? xn कन्वर्जेस टू l। xn सीक्वेंस xn जो है वो l को अभिसरित है, इट कन्वर्जेस टू l, xn कन्वर्जेस टू l। तो अब इसको देखिएगा और इसके बाद फिर पहले वाले वीडियो जो है उसको देखिएगा। मुझे लगता है कि इससे क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर टुडे।